तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर सरकारी जवाबदेही, सिस्टम की पारदर्शिता और सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के बारे में बहुत भारी भरकम बातें सुनते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी हकीकत में ये प्रक्रिया कैसी दिखती है? खैर, आज हम इसी नौकरशाही के जाले को सुलझाने वाले हैं। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक बिल्कुल असली मामले का विश्लेषण करेंगे। हम एक नागरिक की प्रथम अपील के दस्तावेजों को गहराई से देखेंगे और यकीन मानिए, ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जब सिस्टम जानकारी देने से बचने की कोशिश करता है, तो एक आम आदमी कैसे कानूनी दांव-पेच का इस्तेमाल करके अपने हक की मांग करता है। तो चलिए, इस पूरी प्रशासनिक रस्साकशी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, जानकारी की खोज। दूसरा, सरकारी प्रतिक्रिया में देरी। तीसरा, गायब दस्तावेज और टालमटोल। चौथा, प्रथम अपील में दिए गए मजबूत तर्क। और आखिर में, अधिकारियों को दी गई सीधी कानूनी चेतावनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जानकारी की खोज। आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं, क्योंकि सारी कहानी इसी में छुपी है। आजमगढ़ के एक नागरिक शैलेंद्र कुमार सिंह ने 27 फरवरी 2026 को एक आरटीआई लगाई। वो मुख्य रूप से धारा 34 के तहत संपत्ति के दाखिल खारिज की प्रक्रिया, उसके लिए जरूरी दस्तावेजों और एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग मामलों की जानकारी चाहते थे। अब नियम बिल्कुल साफ है, अधिकारियों को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। मतलब 29 मार्च तक जवाब आ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? ड्राफ्ट बना 20 अप्रैल को और आवेदक के हाथ में पहुंचा 27 अप्रैल को। साफ दिख रहा है कि शुरुआत में ही कानूनी समय सीमा की धज्जियां उड़ गई। और ये जो कवर लेटर है ना, ये सरकारी दफ्तरों की असलियत बयान करता है। ये तहसीलदार, जो कि जन सूचना अधिकारी भी हैं, उनके ऑफिस से आया हुआ असली स्टैम्प्ड लेटर है। इसमें लिखा है कि जानकारी राजस्व निरीक्षक और एसडीएम के रीडर से लेकर भेजी जा रही है। ऊपर से देखने में ये एकदम रूटीन और नॉर्मल सरकारी चिट्ठी लगती है, लेकिन असली खेल इस चिट्ठी के अंदर मौजूद जानकारी, या कह लें जो जानकारी नहीं दी गई है, उसमें छिपा है। तो जब वो लिफाफा इतने दिनों बाद आखिरकार आवेदक के पास पहुंचा, तो उसमें निकला क्या? यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, विलंबित और खंडित प्रतिक्रिया। प्रशासन के जवाब देने के तरीके को समझना बहुत दिलचस्प है। यहाँ 2 अलग-अलग विभागों की टेबल हैं, एक तहसीलदार ऑफिस की और दूसरी एसडीएम के रीडर की। आरटीआई एप्लीकेशन एक ही थी, लेकिन जवाब अलग-अलग टुकड़ों में आया, क्योंकि फाइल अलग-अलग मेजों से होकर गुजरी। और जैसा कि अपील में दावा किया गया, इस बटे हुए जवाब ने चीजों को साफ करने के बजाय और ज्यादा उलझा दिया। अब इस नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 60 दिन आरटीआई लगाने और ये आधी अधूरी जानकारी मिलने के बीच पूरे 60 दिन बीत चुके थे। कानूनन जो काम 30 दिन में होना चाहिए था, उसमें दुगना समय लगा। ये महज एक नंबर नहीं है, ये वो समय है जब एक जागरूक नागरिक को अंधेरे में रखा गया। और सच पूछिए तो इसी देरी ने प्रथम अपील की सबसे मजबूत नींव तैयार की। अब देखिए, आवेदक ने इस देरी का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने आरटीआई एक्ट की धारा 7(6) का एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये धारा बिल्कुल स्पष्ट है, अगर 30 दिन की डेडलाइन क्रॉस हो गई तो मांगी गई सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त देनी होगी। ये कानून का दिया हुआ एक सीधा टूल है, और आवेदक ने इसका इस्तेमाल करते हुए साफ कह दिया कि अब सारे दस्तावेज उन्हें बिना एक भी पैसा दिए मुहैया कराए जाएं। चलिए, अब इस मामले के सबसे पेचीदा और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, तीसरा भाग, गायब दस्तावेज और टालमटोल। सीधे सवालों के गोलमोल जवाब कैसे दिए जाते हैं, आइए देखते हैं। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। सवाल एकदम प्रैक्टिकल और सीधा था। दाखिल खारिज के लिए कौन से विशिष्ट दस्तावेज चाहिए, जैसे सेल डीड या खतौनी? ये वो सवाल है जो हर आम आदमी को कभी ना कभी पड़ता है। लेकिन अधिकारी का जवाब क्या था? यूपी राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। मतलब कमाल है, एक सटीक लिस्ट देने के बजाय उन्होंने पूरी की पूरी कानून की किताब का नाम चिपका दिया। इसे कहते हैं क्लासिक सरकारी टालमटोल। और ये तो दफ्तरों का सबसे जाना माना खेल है, मिसिंग अटैचमेंट वाला बहाना। अधिकारी ने बड़े आराम से लिख दिया कि मुकदमों के आदेश पोर्टल पर अपलोड हैं और साथ में अटैच कर दिए गए हैं। लेकिन प्रथम अपील में आवेदक का जवाब देखिए, पूरी तरह से असत्य, मेरे पत्र के साथ कोई आदेश संलग्न नहीं है।
ये वाकया बहुत साफ दिखाता है कि कैसे कागजों पर किए गए दावे अक्सर जमीनी सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। जानकारी छुपाने का एक और स्मार्ट तरीका होता है, सिर्फ उतना ही बताना जितना मन हो। आवेदक ने एसडीएम कोर्ट में लंबित सभी मुकदमों का पूरा डेटा मांगा था, और मिला क्या? सिर्फ धारा 35(1) और 35(2) के केस नंबर। बाकी सारे मुकदमों की जानकारी मानो हवा हो गई। सच कहें तो ये आधी अधूरी जानकारी पूरी तरह से जानकारी न देने से भी ज्यादा भ्रामक होती है। तो ऐसे में जब ऐसे टालम-टोल वाले जवाब मिलें, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, प्रथम अपील के जरिए सीधे जवाबदेही की मांग करना। इस नागरिक ने हार नहीं मानी, एसडीएम के यहां अपील दायर की और अपनी शर्तें बिल्कुल साफ रखीं। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रमाणित प्रतियों के लिए नया आवेदन मांगना बंद किया जाए, साथ ही धारा 34 की प्रक्रिया में लगने वाले दस्तावेजों और उसमें शामिल अधिकारियों के नाम बिल्कुल स्पष्ट किए जाएं। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक जागरूक व्यक्ति सिस्टम को उसी के बनाए नियमों पर चलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। और अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ये आरटीआई सिर्फ कोई रूटीन जानकारी जुटाने के लिए नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही खास मकसद था। अपील में 2013 के 2 पुराने मुकदमों का जिक्र किया गया और सीधे सीधे जालसाजी यानी फॉर्जरी का आरोप लगाया गया। इसीलिए ये मांग की गई कि उस वक्त इन मुकदमों को हैंडल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम बताए जाएं। ये महज डेटा कलेक्शन नहीं है, ये पुरानी गलतियों की जिम्मेदारी तय करने का एक सीधा वार है। अब हम बढ़ते हैं इस विश्लेषण के सबसे दमदार और आखिरी हिस्से की तरफ, अधिकारियों को दी गई कानूनी चेतावनी। यहीं पर पावर डायनेमिक्स पूरी तरह से पलटते हुए दिखते हैं। इस अपील का अंत किसी रिक्वेस्ट से नहीं बल्कि एक कड़ी चेतावनी से होता है, वो भी नए आपराधिक कानूनों के हवाले से। अपील में पुरानी आईपीसी की धाराएं 166 और 187 की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की सख्त धाराओं का जिक्र किया गया है। ये साफ इशारा है कि नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और देश में हुए नए बदलावों को लेकर पूरी तरह से अपडेटेड हैं और अधिकारी उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। अपील में विशेष रूप से बीएनएस की धारा 198 को कोड किया गया। इसका सीधा सा मतलब क्या है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर कानून तोड़ता है और उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो उसे 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसे अपील में लिखकर यह साफ कर दिया गया कि जानकारी छुपाना सिर्फ कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ये एक सजा के लायक अपराध हो सकता है। यही नहीं, बीएनएस की धारा 222 का भी हवाला दिया गया। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जो कानून के तहत बाध्य है और वो जानबूझकर अपने कर्तव्यों में चूक करता है, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इन धाराओं को लेकर एक बहुत ही मजबूत कानूनी घेराबंदी की गई है। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, पारदर्शिता कोई मेहरबानी नहीं है, ये आपका कानूनी कर्तव्य है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हमने देखा कि कैसे सिस्टम ने देरी की, टालमटोल की, और फिर कैसे एक नागरिक ने नए कानूनों का हवाला देते हुए एक तगड़ी फैक्ट बेस्ड अपील दायर की। लेकिन क्या इतने मजबूत तर्कों वाली ये फर्स्ट अपील उस गहरी सरकारी सुस्ती को तोड़ पाएगी? क्या अब पूरी और पारदर्शी जानकारी बाहर आएगी, या फिर मामला राज्य सूचना आयोग के सामने द्वितीय अपील तक जाएगा? ये पूरी केस स्टडी सोचने पर मजबूर करती है कि सिस्टम को सुधारने के लिए क्या सिर्फ कड़े कानून काफी हैं, या पूरी मानसिकता बदलने की जरूरत है। आइए इस पर विचार करते हैं।